नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम है गौरव गर्ग। आप देख रहे हैं चैनल सिविल सर्विसेज विद नीलेश। आज हम विभाजन विभीषिका दिवस के बारे में बात करेंगे। जो स्वतंत्रता हमें मिली है उसकी कीमत हमने पार्टीशन के रूप में चुकाई भी है। तो वो पार्टीशन कैसे हुआ था, उसकी जो विभीषिका रही है यानी उसके जो हॉरर्स रहे हैं, उन्हीं को रिमेंबर करने के लिए ये मैंने एक क्लास बनाई है, जिसमें हम जानेंगे कि वो क्या कारण थे जिसके कारण भारत का बंटवारा हुआ। तो अगर हम देखें, 14 अगस्त को भारत सरकार के द्वारा विभाजन विभीषिका दिवस मनाने की बात कही गई है, जिसमें हम याद करते हैं उस विभाजन की विभीषिका को, यानी कि रिमेंबर करते हैं पार्टीशन के हॉरर्स को। ठीक है, तो ये शुरू कब से हुआ था? 2021 में नरेंद्र मोदी जी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इस बात की घोषणा करी थी कि अब से हम हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाएंगे। तो इसके माध्यम से हम समझेंगे कि वो क्या एट्रोसिटीज़ थी जिनको लोगों ने फेस किया, किस तरीके से मिलियंस ऑफ लोगों की डेथ हुई जब भारत का विभाजन हुआ था। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्टीशन हुआ है देश का, उसके सीड्स यानी कि उसके जो रूट्स हैं वो कहाँ से और कब से चालू हुए। तो टू नेशन थ्योरी दी गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। आप इनका फोटो देख सकते हैं। ये वो व्यक्ति थे जिनको हम मुस्लिम रिफॉर्मर और एजुकेशनिस्ट कहते हैं। इनको सर की जो उपाधि है, जो टाइटल है, ये ब्रिटिशर्स ने दिया था। क्यों? क्योंकि इनका जो रुझान था, इनका जो इंक्लिनेशन था, दैट वाज टुवर्ड्स द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ही वाज अ लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। तो अगर हम देखें तो इन्होंने क्या कहा था कि भाई जो मुस्लिम्स हैं उनको अपनी लॉयल्टी अंग्रेजों के साथ रखनी चाहिए और उन लोगों को इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन नहीं करना चाहिए। देश यदि स्वतंत्र भी हो जाता है तो हमारा कोई खास फायदा नहीं है, बिकॉज जो रूल होगा दैट विल बी ऑफ हुम, वो जो रूल होगा वो नॉन मुस्लिम्स का होगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो सर सैयद अहमद खान हैं, उन्होंने ये कहा कि जो मुसलमान हैं और हिंदू हैं, दे आर द डिफरेंट व्हाट बाय कल्चर एंड दे शुड हैव द डिफरेंट नेशन। इस तरीके की बातें कही गई थी किसके द्वारा? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। ठीक है, तो जो सबसे पहले पार्टीशन के जो रूट्स हैं वो हमें इनकी स्पीचेस में देखने को मिल जाते हैं, बिकॉज ही टॉक्ड अबाउट द टू नेशन थ्योरी। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु गेव दिस थ्योरी। ठीक है, ऑल्दो उन्होंने एक सेपरेट कंट्री की बात नहीं करी थी, लेकिन जो जेनेसिस है पार्टीशन का वो यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक है, देखो, सर सैयद अहमद खान बिगिन एडवोकेटिंग फॉर मुस्लिम्स टू मेंटेन डिस्टेंस फ्रॉम द इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है और इसका निर्माण हुआ था किस लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम्स पॉलिटिकल राइट्स एंड इंटरेस्ट। मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों को सुरक्षित रखने और उनके हितों को सुरक्षित रखने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग 1906 में बनी। ठीक है, तो अब तक आप देख सकते हो कि किस तरीके से 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण हुआ था और इंडियन नेशनल कांग्रेस में बहुत अधिक संख्या में आपको मुस्लिम्स की एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि सर सैयद अहमद खान क्या कह के गए थे कि भाई मुस्लिम्स शुड बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स और उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट जॉब्स में अप्लाई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरियों में आना चाहिए। फिर अगर हम बात करें तो 1885 से 1900 तक जब कांग्रेस बनी थी, तब उसमें जो लोग डोमिनेट कर रहे थे वो कौन थे? देवर मॉडरेट्स। और मॉडरेट्स यानी कि जो नरम दल के लोग हैं, उनके डोमिनेट करने के टाइम पर उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कांग्रेस ने कि हम देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं। उनका कहना यह था कि जो इंडियंस हैं उनको भी पॉलिटिकल सिस्टम में होना चाहिए, भले ही वो पॉलिटिकल सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट का है, उसमें इंडियंस का रिप्रेजेंटेशन भी होना चाहिए। लेकिन 1900 के आसपास में जो गर्म दल के नेता हैं यानी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हैं, उनकी जो संख्या है किसमें? कांग्रेस में, वो बढ़ने लग जाती है। और लाल, बाल, पाल, ये जो तीन नेता हैं, ये जो हैं बहुत डोमिनेंट हो जाते हैं किसमें? कांग्रेस में। ठीक है, लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बिपिन चंद्र पाल और पाल से और बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। इनके साथ में उस समय पे औरोबिंदो घोष भी थे, जो एक्सट्रीमिस्ट थे यानी कि गरम दल के नेता थे। और जब हम इन नेताओं को देखते हैं, लाल, बाल और पाल को, तो इनका जो इंक्लिनेशन था दैट वाज टुवर्ड्स द हिंदू रिलीजन। ठीक है,
तो इनका हिंदू रिलीजन की ओर जो इंक्लिनेशन था, उसके कारण इनको कई बार हिंदू नेशनलिस्ट भी कहा जाता है, यानी कि हिंदू राष्ट्रवादी। जब इस तरीके की घटनाएं हो रही थी, तब 1905 में कांग्रेस के द्वारा क्या किया जाता है, ब्रिटिश क्लोथ्स के बाइकॉट की घोषणा करी जाती है। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो उस टाइम पर आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि मोस्ट ऑफ दी जो मुस्लिम्स थे वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है, और उसी टाइम पे 1906 में आप सोचो कि जब ये घटनाएं घट रही थी, उसी टाइम पे 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, जो मुस्लिम्स पॉलिटिकल राइट्स की बात करती है। फिर 1909 में जो ब्रिटिशर्स हैं वो इसको क्या करते हैं, और ज़्यादा आग में घी डालने का काम करते हैं, एंड दे कम विद मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स। तो जो मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स थे, ये बेसिकली जो कुछ कम्युनल कैविएट्स उनको नज़र आ रहे थे, उसी को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए आया था। और इन सुधारों के नाम पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स की घोषणा करी गई। अब हम समझते हैं कि सेपरेट इलेक्टोरेट होता क्या है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब यह है कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी, जब भी इलेक्शन होंगे, उनमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज मुस्लिम्स के लिए रिजर्व्ड होंगी। ठीक है, यानी कि ये वो सीटें होंगी जहां से सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। यानी कि कांग्रेस भले ही अपना कैंडिडेट उतारे, भले ही मुस्लिम लीग अपना कैंडिडेट उतारे, ठीक है, जो कैंडिडेट होगा वो मुस्लिम कैंडिडेट ही होगा। यहां तक तो बात फिर भी समझ में आती है। लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट क्या कहता है कि जो लोग वोटर्स होंगे इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जहां पे सीटें मुस्लिम्स की रिजर्व कर दी गई हैं, वहां पे वोटर्स भी सिर्फ मुस्लिम होंगे। यानी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको ये अलाउड नहीं होगा कि वो वोट डालें। ठीक है, तो इस तरीके से जो कम्युनल डिवाइड है भारत में, उसको बढ़ाने का काम किया गया है अंग्रेजों के द्वारा, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के माध्यम से। ठीक है, तो जब इस तरीके से आप मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स लेके आ रहे हो, जिनका नाम तो रिफॉर्म्स है, लेकिन वो बेसिकली कर क्या रहे हैं, देश में कम्युनल डिवाइड पैदा कर रहे हैं, तो ये एक नींव प्रिपेयर करेगा, ये एक फाउंडेशन प्रिपेयर करेगा देश के बंटवारे की। ठीक है, तो आप क्या देख सकते हो, वाइल दीज अर्ली डेवलपमेंट्स डिड नॉट एक्सप्लिसिटली एम एट टेरिटोरियल पार्टीशन, इन्होंने टेरिटरी यानी कि जो भूमि है उसके बंटवारे के लिए एक्सप्लिसिटली स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने एक वैचारिक रूपरेखा तैयार कर दी है, जिसके कारण भविष्य में जाके बंटवारा हुआ, और एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की जो डिमांड है वो भी आगे चल के जस्टिफाइड हुई। ठीक है, तो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन की जो विलिंगनेस थी रिलीजियस कम्युनिटीज को एक डिस्टिंक्ट पॉलिटिकल एंटिटीज के तौर पे उभारने की, उसने ये परसेप्शन बनाया कि जो हिंदू हैं और मुसलमान हैं वे एक साथ नहीं रह सकते हैं, उनकी जो संस्कृति है, उनके जो विचार हैं वो बहुत अलग हैं, और वो कभी भी मिलके एक देश नहीं बना सकते। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि जब 1906 में ये घटनाएं हुई, उसके बाद में 1920 में एक आंदोलन होता है जिसको हम खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। और क्योंकि अगर हम बात करें 1906 में भी जब हम देखते हैं, उस टाइम पर जो मेजॉरिटी मुस्लिम्स थे, वे लोग जो नेशनल मूवमेंट ऑफ फ्रीडम था उसमें इन्वॉल्व नहीं थे। तो गांधी जी ने एक प्रयास किया कि हम क्या कर सकते हैं, मुस्लिम्स को भी हमें जो हमारा एक फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें उनके उनके पार्टिसिपेशन को हमें बढ़ाना है। और इसके लिए ही उन्होंने क्या किया, एक आंदोलन चलाया जिसको हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ में खिलाफत नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कहते हैं। अब ये खिलाफत का इशू क्या है, इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। अगर आपको याद हो या मालूम हो तो 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई थी, और जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चालू हुई थी तो उस टाइम पर जो ब्रिटेन है और फ्रांस है ये एक तरफ थे, और इनके अगेंस्ट में कौन लड़ रहा था, जर्मनी प्लस ऑटोमन एम्पायर। ठीक है, तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है तब हमें क्या दिखता है कि जो ऑटोमन एम्पायर है वो हार गया है, और ऑटोमन एम्पायर पे ही कौन रूल कर रहा था, किसका शासन था, कैलिफेट रूल चल रहा था। तो कैलिफेट जो होता है ये बेसिकली रिलीजियस हेड होता है, ठीक है, एंड पॉलिटिकल हेड होता है मुस्लिम्स का, जिसको कहा जाता है खलीफा। तो खलीफा वह व्यक्ति है जो धार्मिक नेता भी है और उसके साथ में राजनीतिक नेता भी है मुसलमानों का। तो जब ब्रिटिशर्स जीत जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो 1918 में वे लोग क्या करते हैं, जो कैलिफेट रूल है उसको खत्म कर देते हैं। ठीक है, और जब ऐसा होता है तो उस टाइम पे इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो भी काफी नाराज हो जाते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट से। आप सोचो,
अभी तक जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसके प्रति हमें मुस्लिम्स की लॉयल्टी देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने यह बोला था कि हमें सरकारी नौकरियों में जाना है, वी हैव टू बी लॉयल टू द ब्रिटिशर्स। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होती है और ऑटोमन एम्पायर को डिसमेंबर करने का काम किया जाता है, यानी तोड़ने का काम किया जाता है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, उस टाइम पर जो मुस्लिम्स हैं वो थोड़ा थोड़ा ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट होने लगते हैं एंड दे वांटेड टू डू अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि जो कैलिफेट रूल है उसको रीस्टैब्लिश किया जा सके और ऑटोमन एम्पायर को तोड़ा ना जाए। ठीक है, जब इस तरीके की घटनाएं हुई तब उस टाइम पर महात्मा गांधी को एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है कि हिंदू मुस्लिम की एक यूनिटी हम क्रिएट कर सकते हैं, और जो मुस्लिम्स हैं वो अंग्रेजों का विरोध करेंगे किसके लिए? आप लोग सोचो कि कैलिफेट रूल को रीस्टैब्लिश किया जाए, और जो हिंदूज हैं वो ये कहेंगे कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ से चली जाए और भारत को स्वतंत्रता मिले। तो इस तरीके से जब दोनों मिलके काम करेंगे, ऑल्दो उनके मोटिव्स थोड़े से डिफरेंट हो सकते हैं, बट बोथ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल बी अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब हम इसको देखें तो उनका इंटेंशन हमको एक बार को ठीक नजर आता है, लेकिन इसकी कीमत भी भारत को चुकानी पड़ी हिंदू मुस्लिम दंगों के रूप में। और इस तरीके से हम देखते हैं कि देश में जो रिलीजियस रेडिकलाइजेशन है वो और ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि हमें देखने को मिलता है कि जो लोग कैलिफेट को प्रिजर्व करने की बातें कर रहे थे, उनमें से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि भारत में भी हम कोई कैलिफेट टाइप का रूल स्टैब्लिश कर सकते हैं क्या। जैसे कि अगर हम देखें मालाबार रिबेलियन, तो इसमें हमको जो शुरुआत में एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग कही जाती है, भाई मापिला और से मोपला मुस्लिम्स, वो एक हिंदू मुस्लिम राइट में कन्वर्ट हो जाती है, और बेसिकली ये एक रिलीजियस राइट का रूप ले लेती है, जिसमें चुन चुनकर जो लोग एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के नहीं हैं उनको मारा भी जाता है। और इस तरीके के विचार आते हैं कि हमें यहीं पे कैलिफेट को स्टैब्लिश कर लेना है। तो अब हम क्या देखते हैं कि एक अच्छा विचार जो है, अगर उसमें कई बार थोड़ा सा विजन की कमी हो तो वो क्या कर सकता है, वो उल्टा भी पड़ सकता है। ठीक है, जो मूवमेंट है वो कोलैप्स हो जाता है। क्यों? जो यहाँ पे इंडिया में मूवमेंट भी चालू हुआ किस चीज़ का, कि हमें ऑटोमन एम्पायर को रीस्टैब्लिश करना है टर्की में, वो कोलैप्स हो गया क्योंकि वहाँ पे कमाल पाशा अतातुर्क का शासन आ जाता है, जिसने कैलिफेट सिस्टम को ख़त्म कर दिया तुर्की में 1924 में। ठीक है, लीविंग मैनी पॉलिटिसाइज्ड मुस्लिम्स डिसइल्यूजन्ड विद द ब्रॉडर नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स एंड मोर रिसेप्टिव टू कम्युनिटी स्पेसिफिक अपील्स। तो हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ये जो मूवमेंट था उसके जिस तरीके के रिजल्ट्स की अपेक्षा की गई थी वैसे हमको नहीं मिले। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए वो और कैसे कैसे हुए। तो अभी तक जो हमने चीज़ें जानी हैं उसमें एक हमने सर सैयद अहमद खान का जिक्र किया है। सर सैयद अहमद खान के अलावा हमने 1906 में जो मुस्लिम लीग बनी थी उसका जिक्र किया है। हमने मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट की जो दोनों ही कांग्रेस में थे उनकी पॉलिसीज को देखा है कि किस तरीके से उनमें कुछ डिफरेंसेस थे। ठीक है, फिर हमने बात करी है किसकी, मॉर्ली मिंटो रिफॉर्म्स की, एंड देन वी टॉक्ड अबाउट द खिलाफत मूवमेंट एंड द मालाबार रिबेलियन। अब मालाबार रिबेलियन जो है इसके बारे में जाके आप गूगल पे अलग से भी पढ़ सकते हैं कि व्हाट वर दी हॉरर्स ऑफ दिस रिबेलियन, किस तरीके से इसमें भी बहुत ज़्यादा ब्रूटैलिटीज़ की गई थी। अब हम बात करते हैं कि जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी तो किस तरीके से जो पॉलिटिकल सेटलमेंट्स हैं वे आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें तो एक एक्ट आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ठीक है, तो जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया उसने ये कहा कि हम प्रोविंशियल लेवल पे ऑटोनॉमी देते हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राज्यों के स्तर पे इलेक्शंस को लड़ें और उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होगा। तो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को बेस बनाकर देश भर के अलग अलग प्रोविंसेस में इलेक्शंस हुए थे, और जब वो इलेक्शंस होते हैं तो उस टाइम पे मुस्लिम लीग ने भी इलेक्शंस को लड़ा और उसके साथ में ही कांग्रेस ने भी इलेक्शंस को लड़ा। लेकिन हम देखते हैं कि जो मुस्लिम लीग है वो ज़्यादातर राज्यों में हार जाती है और कांग्रेस मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में देश के मेजॉरिटी पार्टी बन के उभरती है और रूल करती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि आज का उत्तर प्रदेश, यहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन 15% के आसपास थी, लेकिन कांग्रेस ने 1937 के इलेक्शंस में सरकार बनाई। बिहार में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, मद्रास में भी कांग्रेस ने सरकार बनाई, इवन बॉम्बे में भी कांग्रेस की सरकार बनी। और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जहाँ पे 92% मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहाँ पे भी कांग्रेस सरकार बनाने में सफल रहती है। एक बंगाल और एक पंजाब, ये भी वो एरियाज थे जहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी,
यहाँ कांग्रेस सरकार नहीं बना पाती। बंगाल वो इकलौता राज्य बनता है जहाँ पे मुस्लिम लीग सरकार बनाती है, वो भी अलायंस के जरिए, गठबंधन के जरिए। अपने आप पे अकेले अपने दम पे जो मुस्लिम लीग है वो बंगाल में भी सरकार नहीं बना पाई थी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी जो है वो सरकार बनाती है। ठीक है, और यहाँ पे भी जो मुस्लिम लीग है वो सरकार नहीं बना पाती इन स्पाइट ऑफ 57% पॉपुलेशन ऑफ मुस्लिम्स। ठीक है, तो कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रोविंसेस में सरकार बना ली थी, जबकि जो मुस्लिम लीग है फेल टू फॉर्म अ गवर्नमेंट एनीवेयर ऑफ इट्स ओन इवन इन द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। जब इस तरीके की घटनाएं हुई तब जो मुस्लिम लीग है उसको बड़ी परेशानी होती है, और मुस्लिम लीग ये प्रयास करती है कि किस तरीके से हमें कांग्रेस को अब एक हिंदू पार्टी दिखाना होगा, ताकि हम एक प्रोपागेंडा के माध्यम से जो मुस्लिम्स हैं उनके मन में अपने लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बना सकें और हमारी जो पार्टी है वो भी इलेक्शंस में जीते। ठीक है, तो इस डिफीट को जब जिन्ना देखता है तब जिन्ना ने 2 रिपोर्ट्स बनवाई। एक का नाम था पीरपुर रिपोर्ट और दूसरी थी शरीफ रिपोर्ट। और इन रिपोर्ट्स ने क्या कहा, ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे। इन रिपोर्ट्स ने कहा कि देखो, जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां पे मुस्लिम्स के साथ में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, और ये बेसिकली फैक्चुअल एक्यूरेसी से बहुत दूर था एंड इट वाज अ प्रोपागेंडा टूल। ठीक है, और इसने एक स्लोगन को पॉपुलराइज किया दैट इस्लाम इज इन डेंजर। ठीक है, और इसके कारण जो कम्युनल एंजाइटीज थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उनको यह एहसास कराया जाता है कि आप भारत में सुरक्षित नहीं रहेंगे अंडर द रूल ऑफ द कांग्रेस विच इज़ बेसिकली अ हिंदू पार्टी। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि 1939 से 1942 में क्या घटनाएं होती हैं। जैसे अभी हमने देखा कि 1937 में इलेक्शंस हुए थे जिनमें कांग्रेस जो है मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स में जीत जाती है। लेकिन 1939 में जब हम आते हैं तब आपको मालूम होगा कि 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गई थी। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो जाती है तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट यह अनाउंसमेंट कर देती है दैट इंडिया इज विद द ब्रिटिशर्स अगेंस्ट द फासिस्ट गवर्नमेंट ऑफ द जर्मनी। और जो जर्मनी कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है। जर्मनी जिस तरीके से दूसरे देशों पे हमला करके उनको अपनी कॉलोनी बनाने की कोशिश कर रहा है वो बिल्कुल गलत कर रहा है, और इसमें जो इंडियंस हैं वो हमारे साथ में हैं। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऐसा कहा तब उस टाइम पे कांग्रेस जो सरकार थी, कांग्रेस एज अ पार्टी थी, वो काफ़ी नाराज भी होती है। उसने कहा कि देखो, हम ऐसा मानते हैं कि जो जस्टिस है दैट इज़ विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, लेकिन एटलीस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट को यह घोषणा करने से पहले दैट इंडिया इज़ विद ब्रिटिशर्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमसे पूछना तो चाहिए था, और आपने हमसे पूछा क्यों नहीं। इस वजह से जो कांग्रेस पार्टी है वो बड़ी नाराज हो जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट से, और 1939 में कांग्रेस जो है वो जिन राज्यों में उसकी सरकार थी वहाँ से रेजिग्नेशन दे देती है। तो जब ऐसा होता है तो आप लोग मुझे बताओ कि मुस्लिम लीग को कैसा लगेगा। मुस्लिम लीग बहुत खुश होगी। मुस्लिम लीग ने 1939 के जब ये घटना हुई 22 दिसंबर का वो दिन था, उस दिन को कहा इट इज़ अ डे ऑफ डिलीवरेंस एंड इट इज़ मुक्ति दिवस। क्यों? क्योंकि हमें मुक्ति मिली है कांग्रेस के उस रूल से दैट वाज वेरी कम्युनल, और जो क्या कर रहा था, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था मुसलमानों के साथ में। ठीक है, इसके बाद में ही 1940 में जो मुस्लिम लीग है वो एक लाहौर रेजोल्यूशन लेके आती है जिसमें उसने क्या कहा, आर्टिकुलेशन किया, फॉर्मल आर्टिकुलेशन फॉर द डिमांड ऑफ सेपरेट मुस्लिम नेशन। ऑल्दो रेजोल्यूशन ने एक्सप्लिसिटली पाकिस्तान वर्ड को मेंशन नहीं किया, लेकिन उसने क्या कहा कि हमें सेपरेट जोग्राफिकल बाउंड्रीज चाहिए। ठीक है, इस तरीके से जब बात हुई 1940 में तो हमें क्या देखने को मिलता है कि ऑफिशियली पाकिस्तान के बनाने का रेजोल्यूशन पास किया गया लाहौर में। उसके बाद में 1942 में जब क्विट इंडिया मूवमेंट चालू किया जाता है तब आप लोग मुझे बताइए कि जो मुस्लिम लीग है वो क्या समर्थन करेगी क्विट इंडिया मूवमेंट का। क्विट इंडिया मूवमेंट किस लिए था? क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए था कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो भारत छोड़ के चले जाएं, इसलिए इसको हम भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं। तो उस टाइम पे जो मुस्लिम लीग थी उसने इस आंदोलन का विरोध किया। ठीक है, उन्होंने कहा कि भाई हमें इससे मतलब नहीं है, अगर इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है देन वी वांट द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो जब क्विट इंडिया मूवमेंट चालू हुआ तो उस टाइम पर जो कांग्रेस है उसने एक मास सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च किया था और मुस्लिम लीग ने उसको अपोज किया। हम देखते हैं कि जो कांग्रेस के बड़े नेता थे क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है, और जब सारे कांग्रेस के बड़े नेता जेल में चले गए तो ये जो आंदोलन था वो क्या हो गया, डायरेक्शनलेस हो गया, लीडरलेस भी हो गया। ठीक है,
तो जब ये जो आंदोलन था वो डायरेक्शनलेस और लीडरलेस हो गया, तो उस टाइम पे हमें क्या देखने को मिलता है कि जो मुस्लिम लीग है वो ऑन ग्राउंड अपनी पोजीशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेती है। उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल बेस है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है और मुस्लिम सपोर्ट भी उसको मिलना चालू हो जाता है फॉर सेपरेट नेशन डिमांड। इन वर्षों में जो ट्रांसफॉर्मेशन था ऑफ पाकिस्तान डिमांड फ्रॉम एन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट टू अ concrete political goal with growing mass support among the Indian Muslims, particularly in the provinces that would eventually form Pakistan, ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद में जब ये मुस्लिम लीग पाकिस्तान की डिमांड बहुत जोर शोर से करती है, जिसकी बात सबसे पहले 1940 में लाहौर रेजोल्यूशन में की गई थी, तब कुछ प्रयास किए जाते हैं किस चीज़ के कि सुलह कर ली जाए मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में। ठीक है, तो 1944 से 1946 के बीच में कुछ प्रयास किए जाते हैं कि किस तरीके से देश का जो बंटवारा है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो एक फॉर्मूला आया था जिसको हम राजाजी फॉर्मूला कहते हैं, जो कौन लेके आए थे? सी राजगोपालाचारी। उन्होंने कहा कि देखो, आप लोग हमारा साथ दे दो ब्रिटिशर्स को यहाँ से बाहर खदेड़ने में फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया, और जब देश स्वतंत्र हो जाएगा तब हम क्या करेंगे, मुस्लिम मेजॉरिटी जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे प्लेबिसाइट करवा देंगे। प्लेबिसाइट का मतलब होता है जनमत संग्रह, यानी कि वहाँ पे हम एक वोटिंग करवाएंगे और जब वहाँ पे वोटिंग होगी तब ये तय हो जाएगा कि वो लोग बंटवारा चाहते हैं कि नहीं चाहते। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी ही डिमांड थी जिसको कांग्रेस ने सामने रखा, ये जानते हुए भी कि इट कैन लीड टू पार्टीशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि जिन्ना ने इस फॉर्मूले को, राजाजी फॉर्मूला को रिजेक्ट कर दिया, जिन्ना ने कहा कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन्स हैं वहाँ पे जब प्लेबिसाइट होगा तब उन रीजन्स में रहने वाले सिर्फ मुसलमानों को ही उसमें पार्टिसिपेट करने का हक होना चाहिए, यानी कि वो लोग जो नॉन मुस्लिम्स हैं दे वुड नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द प्लेबिसाइट दैट वुड ऑकर इन अ मुस्लिम मेजॉरिटी रीजन। तो इस वजह से जो राजाजी फॉर्मूला है वो एक्सेप्ट नहीं हो पाता। ठीक है, उसके बाद में वीवल प्लान लाया जाता है कि मुस्लिम लीग को थोड़ा सा हम क्या करें, खुश कर सकें और जो देश का बंटवारा है उसको रोक सकें। तो वाइस रॉय वेवल एक सजेशन देते हैं कि देखो, वाइस रॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी, वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल मतलब जो लोग मिनिस्टर बनेंगे बेसिकली, उसमें हम क्या करते हैं 50-50 का रिप्रेजेंटेशन का नियम रख देते हैं। यानी कि वाइस रॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मान लो अगर 20 लोग हैं तो उसमें से 10 मुस्लिम्स होंगे और 10 जो होंगे वो हिंदूज होंगे। ठीक है, तो इसको भी अगर हम देखें तो ये बहुत बढ़िया कंसेशन दिया गया था, है ना, किनके लिए? फॉर दी मुस्लिम्स, क्योंकि हम उस टाइम पे देखें तो जो मुस्लिम पॉपुलेशन थी दैट वाज अराउंड 24% एंड द हिंदू पॉपुलेशन वाज मोर देन 70%। ठीक है, तो लेकिन इस बात को भी नकार दिया जाता है जिन्ना के द्वारा। देखो कैसे नकारा गया इस बात को, जब ये फॉर्मूला दिया गया तब कांग्रेस ने कहा कि ठीक है, कांग्रेस इस बात के लिए राजी थी। तो होगा क्या, कांग्रेस ने कहा कि भाई हम लोग भी मुस्लिम कैंडिडेट जो है उसको नॉमिनेट करेंगे। अगर कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनता है तो कांग्रेस, क्योंकि एक हिंदू पार्टी नहीं है, कांग्रेस जो है वो देश के हर वर्ग को लेके चलती है, इस वजह से कांग्रेस भी किसी मुस्लिम कैंडिडेट को भेज सकती है एज अ वाइस रॉय इन द वाइस रॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो मुस्लिम लीग ने कहा कि नहीं, हम इकलौती पार्टी हैं जो मुसलमानों को रिप्रेजेंट करती है, तो इस वजह से कांग्रेस किसी मुस्लिम को वाइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में नहीं भेज सकती, वो करने का हक सिर्फ मुस्लिम लीग का होगा। तो कांग्रेस ने इस बात का विरोध किया कि अगर ये बात मान ली जाती है देन कांग्रेस वुड बी रिड्यूस्ड टू अ हिंदू पार्टी, जो कि ठीक नहीं है। इस वजह से जो वेवल प्लान है वो भी फेल हो जाता है। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आता है। कैबिनेट मिशन ने आखिरी प्रयास किया कि भारत का बंटवारा ना हो, और जो ब्रिटिश कैबिनेट मिशन है उसने 3 टियर फेडरल स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, विद कंसीडरेबल प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। लेकिन इस प्लान को भी मुस्लिम लीग के द्वारा विरोध किया गया और अपोज किया गया, क्योंकि इसमें पार्टीशन की बात एक्सप्लिसिटली नहीं कही गई थी। ठीक है, इसी समय पे 1945-1946 में देश में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं प्रोविंसेस में। ठीक है, और जब वो इलेक्शंस हुए तो आपको मालूम है कि सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो होगा कि नहीं होगा। तो सेपरेट इलेक्टोरेट की तर्ज पे ही इलेक्शंस हुए, यानी कि कुछ सीटें ऐसी थी जहां पे एक्सक्लूसिवली मुस्लिम कैंडिडेट ही खड़ा होगा, चाहे कांग्रेस उस कैंडिडेट को उतारे या फिर मुस्लिम लीग उस कैंडिडेट को उतारे, और वहां पे वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुस्लिम्स को ही होगा। तो आपको जान के दुख होगा, हैरानी होगी कि मोस्ट ऑफ द सीटें जहां पे सेपरेट इलेक्टोरेट का यूज़ हुआ था, यानी कि जो सीटें रिजर्व थी फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स एज वेल एज द मुस्लिम वोटर्स,
वहाँ पे कांग्रेस ने भी अपने कैंडिडेट्स उतारे थे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स ऑफ कांग्रेस वो इलेक्शन हार जाते हैं और उन इलाकों में जो मुस्लिम लीग है वो स्वीप करती है, यानी कि मोस्ट ऑफ द सीट जीत जाती है। जैसे कि अगर हम देखें तो लीग वॉन ऑल 30 मुस्लिम सीट्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड 442 आउट ऑफ 509 मुस्लिम रिजर्व्ड प्रोविंशियल सीट्स। ठीक है, प्रूविंग दैट द डिमांड फॉर अ सेपरेट इस्लामिक नेशन हैड मास सपोर्ट अमंग द इंडियन मुस्लिम्स। और इसमें जब हम बात करेंगे तो यूपी, बिहार, तमिलनाडु, ठीक है, इन जगह की भी आपको पॉपुलेशन देखने को मिलेगी जिन्होंने मुस्लिम लीग को वोट दिया था। अब ये जो रिजल्ट थे उन्होंने शैटर कर दिया द इल्यूजन ऑफ पैन इंडिया यूनिटी, कि पूरे भारत में एक एकता का माहौल है। यह जो चीज़ थी, ये जो इल्यूजन था, ये जो भ्रम था, वो टूट गया और जिन्ना को ये मौका मिल गया कि वो क्लेम कर सके कि मुस्लिम्स हैड रिजेक्टेड द आइडिया ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया ट्रीटिंग द इलेक्शंस एज अ क्लियर मैंडेट फॉर पार्टीशन। उसके बाद में जब कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, उसने एक फाइनल चांस दिया कि इंडिया को यूनाइटेड रखा जा सके थ्रू अ फेडरल स्ट्रक्चर, जिसमें बात क्या की गई थी कि जो सेंटर होगा वो उतना स्ट्रांग नहीं होगा और जो राज्य होंगे उनके पास में पावर थोड़ी ज़्यादा होगी। लेकिन कैबिनेट मिशन प्लान भी फेल हो जाता है। ठीक है, और जब ऐसा हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी जब पार्टीशन की मांग को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तब क्या होता है, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी जाती है। आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि जब 1946 के इलेक्शन हुए थे तब उस टाइम पे मुस्लिम लीग की सरकार बन गई थी। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, और ये बंगाल जो है ये आज वाला वेस्ट बंगाल नहीं है, इसमें पाकिस्तान का भी, सॉरी, बांग्लादेश का भी पूरा एरिया आता है, जो एक टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान ही था। ठीक है, उसका भी पूरा एरिया आता था। तो इतना बड़ा जो बंगाल था, वहाँ पे दंगे प्लान किए जाते हैं सरकार के द्वारा। सरकार उस दिन, जो मुस्लिम लीग है, वो एक अपना टेसिट सपोर्ट यानी कि मौन समर्थन देती है उन दंगों को जो किए गए थे, जिसको हम ग्रेट कैलकटा किलिंग्स भी कहते हैं, जिसमें ये कहा गया था कि हमें देखो, हमें देश का बंटवारा करना है, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो बंटवारा करने नहीं दे रही है। तो यदि वो प्यार से हमारी बात को नहीं मानते हैं, देन दे आर फोर्सिंग अस कि हम हथियार उठा लें ताकि देश का बंटवारा कर सकें। ठीक है, तो वॉट फॉलोड इन कैलकटा वेयर द मुस्लिम लीग गवर्नमेंट ऑफ बंगाल डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हॉलीडे। उस दिन जानबूझ के पब्लिक हॉलीडे घोषित कर दिया गया। द सिटी इरप्टेड इन हॉरिफिक कम्युनल वायलेंस दैट वुड कम टू बी नोन एज ग्रेट कैलकटा किलिंग्स। ठीक है, तब इसमें क्या होता है, 4 दिन के अंदर अंदर कैलकटा में एक अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस होता है। ऑफिशियल एस्टीमेट क्या कहते हैं कि 4,000 से 10,000 लोगों की मौत हुई, जिसमें से 1 लाख के आसपास जो लोग हैं वो बेघर हो गए। ठीक है, जो ब्रूटैलिटी थी वो इतनी शॉकिंग थी, जिसके कारण जो कांग्रेस की सरकार है वो भी मजबूर हो जाती है कि अगर इस तरीके से ब्लड बात होता रहता है तो इसको रोकने का एक ही सॉल्यूशन नजर आता है कि पार्टीशन हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 16 से 20 अगस्त 4 दिन के अंदर अंदर ग्रेट कैलकटा किलिंग्स होती हैं। क्लेम थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स इन जस्ट 4 डेज ऑफ इंटेंसिव वायलेंस। फिर अक्टूबर नवंबर 1946 में नोआखाली में दंगे होते हैं। नोआखाली के दंगों के बारे में आपने सुना भी था कि गांधी जी जो हैं वो गए थे इन दंगों को रुकवाने के लिए। ठीक है, मार्च 1947 में कम्युनल वायलेंस फैल जाता है पंजाब में, पर्टिकुलरली रावलपिंडी वाले रीजन में, जहां पे टारगेट अटैक्स होते हैं सिख्स और हिंदूज के ऊपर। अब जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट था इन इवेंट्स का बहुत ज़्यादा था, जो ब्रूटैलिटी का स्केल था वो भी बहुत बड़ा था, जिसके कारण जो पार्टीशन का आइडिया है उसको कांग्रेस भी धीमे धीमे स्वीकार करने लगती है। ऑल्दो इनिशियली कांग्रेस रेजिस्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन। ठीक है, तो जब माउंट बेटन प्लान आता है 1947 में, तब वो 3 जून को आया था। और 3 जून को जो माउंट बेटन प्लान आया, उसने ये सुनिश्चित कर दिया, इंश्योर कर दिया कि भारत का बंटवारा होगा। उससे पहले अगर हम देखें तो फेब 1947 में जो प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे, उन्होंने क्या कहा था कि पावर इंडियंस को ट्रांसफर कर दी जाएगी 1948 तक, और लॉर्ड माउंट बेटन को भारत का लास्ट वाइसरॉय घोषित किया। लेकिन माउंट बेटन ने जब देखा कि जो देश में सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा खराब होती चली जा रही है, तब जो कम्युनल वायलेंस है उससे पल्ला झाड़ने के लिए अपनी जिम्मेदारी ना लेते हुए उन्होंने देश का जल्दी से जल्दी बंटवारा किया, ताकि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि वे जिम्मेदार हैं भारत के बंटवारे के। ठीक है, तो एसेलरेटेड पावर ट्रांसफर, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली अनाउंस पावर ट्रांसफर बाय 1948, लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन ने एसेलरेट कर दिया इस टाइमलाइन को, क्योंकि कम्युनल सिचुएशन बिगड़ती चली जा रही थी। और उस समय पर प्रिंसली स्टेट्स को क्या दिया गया, एक चॉइस दी गई कि वे चाहें
तो भारत के साथ जुड़ सकते हैं, चाहे तो पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हैं, और चाहे तो वे सेपरेट भी रह सकते हैं। तो 562 प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे, ठीक है, जिनको ये स्वतंत्रता दी गई थी। उसी टाइम पर बाउंड्री कमीशन बनाया गया था, जिसके हेड कौन बने थे? रेडक्लिफ बने थे। रेडक्लिफ वो व्यक्ति थे जो कभी भी भारत नहीं आए थे, और उनसे कहा गया कि भारत के बंटवारे की वो एक टाइम मतलब कि क्या कर दें, मैप को ड्रॉ कर दें, ठीक है। और इसके लिए उनको मात्र 35 से 40 दिन मिले थे। तो इस वजह से हम क्या देखते हैं कि जो देश का बंटवारा है वो भी बहुत ही खराब तरीके से हुआ। देखो उन्होंने लिखा भी है ये कि आई हैड नो अल्टरनेटिव, द टाइम एट माई डिस्पोजल वॉज सो शॉर्ट दैट इफ आई कुड नॉट डू अ फील्ड सर्वे मैं फील्ड सर्वे तक नहीं कर पाया था कि किस तरीके से मुझे बाउंड्री लाइन खींचनी चाहिए इंडिया और पाकिस्तान के, ठीक है। आई वेंट बाई द सेंसस रिपोर्ट ऑफ 1941। तो ये सिचुएशन थी उस टाइम पर, ठीक है। तो कंपाउंडिंग द केओस, जो फाइनल बाउंड्री लाइन है उनको सीक्रेट रखा गया था 17 अगस्त 1947 तक। इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि देश स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त को, लेकिन 2 दिन हो गए हैं, बहुत सारे जो बॉर्डर रीजन है उनको पता ही नहीं है दैट वेदर दे आर इन पाकिस्तान और इन इंडिया, और उसकी कीमत उन लोगों को बाद में चुकानी पड़ी है, उस पॉपुलेशन को। जैसे कि अगर हम बात करें लाहौर की, तो लाहौर में मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जो हिंदूज थे प्लस सिख थे, वो नहीं चाहते थे कि देश का बंटवारा हो। लेकिन जब लाहौर पाकिस्तान में चला गया, तब उस टाइम पे 2 दिन के बाद ही वे लोग क्या बन गए? देशद्रोही बन गए। क्यों? क्योंकि इनका सॉफ्ट कॉर्नर इंडिया के प्रति था, ठीक है। तो ये चीज़ भी हम देख सकते हैं। तो हम देखें तो ह्यूमन ट्रेजेडी की बात करें तो जो लोग डिस्प्लेस हुए थे, 14 मिलियन पीपल जो हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, यानी कि 1 करोड़ 40 लाख लोगों को क्या होना पड़ता है? एक जगह से दूसरी जगह प्रस्थापित होना पड़ता है। 1 मिलियन के आसपास जो लोग हैं वो डेथ मानी गई हैं। वैसे जो एस्टिमेट डेथ की रेंज है वो आप देख सकते हो यहाँ पे कितनी लिखी हुई है, 5 लाख से 20 लाख, लेकिन ऑन एवरेज हम क्या मानते हैं कि लगभग 10 लाख लोगों ने तो अपनी जान गंवाई है। 75,000 जो वीमेन हैं उनके साथ में उनका एक्सप्लॉइटेशन होता है, उनको एबडक्ट किया जाता है, रेप किया जाता है और फोर्स किया जाता है टू कन्वर्ट, विद मैनी नेवर रीयूनाइटेड विद देयर फैमिली डिस्पाइट लेटर रिकवरी एफर्ट्स, ठीक है। तो आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी विभीषिका रही है विभाजन की। तो वायलेंस जो है उसने बहुत फॉर्म लिए। ट्रेन्स फुल ऑफ रिफ्यूजीज वर अटैक्ड अराइविंग एट देयर डेस्टिनेशन। जब जो ट्रेनें शरणार्थियों से भरी हुई पाकिस्तान से भारत आ रही थी, तब उन पे हमले हो रहे थे और लाशें आई हैं लोगों की, ठीक है। तो रिफ्यूजी क्राइसिस के कारण इनोर्मस चैलेंजेस पैदा होते हैं दोनों ही देशों के लिए, और कई सारे कैंप्स लगाए जाते हैं जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन की और लीगेसी ऑफ पार्टीशन की, तो 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिक्लेयर किया था 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। अब बात आती है कि ये क्यों किया गया है और इसकी क्या यूटिलिटी है। तो देखो, एक तो वे लोग जिन्होंने पार्टीशन को सरवाइव किया, जिन लोगों ने इस विभीषिका को झेला, उन लोगों को हमें ऑनर करना चाहिए। हमें एक्नॉलेज करना होगा ट्रॉमास को पार्टीशन के, ठीक है, और उन लोगों को ऑनर करना होगा, ठीक है। और वैसे भी ये बात बहुत ज़रूरी हो जाती है क्योंकि देखें 1947 में हमारे देश का बंटवारा हुआ, ठीक है, और उस टाइम की जो जनरेशन है उसकी डेथ भी हो जाएगी कुछ समय के बाद में ही। तो जो रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हमको अभी मिल सकते हैं, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनके इंटरव्यूज़ के थ्रू या उन्होंने जो कुछ फेस किया है वो खुद से बता सकते हैं, वो आज से 20-30 साल के बाद में हमें मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग भी हमारी बनती है, हमें पता चलता है कि पार्टीशन के क्या कारण थे, किस तरीके से जब लोग रिलीजियसली डॉगमेटिक हो जाते हैं, ठीक है, मजहबी अंधे हो जाते हैं, तब वो पार्टीशन का कारण बनता है। और हमें इससे हार्मनी को प्रमोट करने में भी मदद मिलेगी। रिमेंबरिंग पार्टीशन हॉरर्स रीइंफोर्सेस आवर कमिटमेंट टू पीस एंड यूनिटी। इससे हमें क्या रहेगा, रिमाइंड होता रहेगा कि क्या खतरे होते हैं जब कोई देश कम्युनल लाइंस पे आगे बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो रिसेंट एफर्ट्स क्या हुए हैं, पार्टीशन म्यूजियम बनाया गया अमृतसर में, और 1947 पार्टीशन आर्काइव हैव प्रिजर्व थाउजेंड्स ऑफ सर्वाइवर स्टोरीज थ्रू ओरल हिस्ट्रीज एंड डिजिटल आर्काइव्स। अगर हम बात करें कोई अच्छी किताब की जो पार्टीशन के ऊपर लिखी गई है, तो यशपाल हुए हैं एक, उनकी किताब है झूठा सच। ये बहुत अच्छी किताब है हिंदी लिटरेचर की, जिसके थ्रू आप जो पार्टीशन जो हुआ है भारत का उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये किताब लिखी गई है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। जब आप इस बुक को पढ़ेंगे और सारी चीज़ें आपको अपनी आंखों के सामने होती नजर आएंगी। इसके साथ में ही एक पार्टीशन के ऊपर फिल्म बनी हुई है पिंजर, इसको भी आप देख सकते हो। ये फिल्म जो है स्पेसिफिकली दिखाती है कि कैसे जो फीमेल्स हैं
वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी पार्टीशन के कारण। ठीक है, तो अगर हम बात करें ऑन पार्टीशन हॉरर्स रिमेम्बरेंस डे, वी ऑनर बोथ द विक्टिम्स एंड द रेजिलियंस ऑफ सर्वाइवर्स। हम दोनों का सम्मान कर रहे हैं, जो पीड़ित हैं और जिन लोगों ने उसको सर्वाइव किया है। ठीक है, बाई फेसिंग दिस हिस्ट्री ऑनेस्टली वी रिन्यू अवर कमिटमेंट टू पीस, यूनिटी एंड रेस्पेक्ट, फाउंडेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्स डेमोक्रेसी। तो आई होप आपको जो पार्टीशन है वो किन कारणों से हुआ, वो क्या सरकमस्टेंसेस थे जिनमें देश का बंटवारा हुआ, वो अच्छे से समझ में आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें मोटिवेट करने के लिए भी कमेंट कर सकते हैं, और आप सजेशन दे सकते हैं कि हम नया वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू।